नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज बात कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति की, निकोलस वुजिचिक, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स में आते हैं और इनकी आय लाखों करोड़ों रुपए में है और इनके दिल से बहुत बड़े फैंस हैं। इस व्यक्ति की स्थिति यह है कि इनके दो हाथ बचपन से ही नहीं है और इनके दो पैर भी बचपन से ही नहीं है, यानी कि ये एक ऐसे सिंड्रोम के शिकार हैं जो पैदाइशी हाथ पैर खो के पैदा हुए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब ये पैदा हुए तो इनकी मां ने इनको देखने से मना कर दिया था और डर के कारण दोनों माता पिता बाहर चले गए थे अपने हॉस्पिटल से उठकर। और काफी टाइम तक इनकी जो मां है वो पीड़ित रही कि ऐसे दिखने में है। पर ना केवल इन्होंने इस तरह से अपने आप को डेवलप किया मानसिक रूप से कि आज ये कैपेबल है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कैपेबल। ये कैपेबल है, स्ट्रांगली कैपेबल है। आज इन्हें कोई पहचान की मोहताज नहीं है किसी तरह से। ये नहीं है कि हाँ मुझे कोई पहचानता है या नहीं पहचानता, मेरे पास आय का स्रोत है या नहीं है, मुझे किसी तरह से तकलीफ में नहीं होना। कैपेबिलिटी, ये फिजिकली भी बहुत कैपेबल है। ये फुटबॉल खेल लेते हैं बहुत अच्छा खासा। आप इनके वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। ये अच्छा खासा स्विमिंग कर लेते हैं। स्विमिंग के लिए एसेंशियल है दोनों हाथ और दोनों पैर होना। बिना दोनों हाथ पैरों के ये हर तरह का स्ट्रोक कर लेते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रोक, सब तरह के स्ट्रोक्स ये कर लेते हैं। अच्छा खासा डाइव करते हैं स्विमिंग के लिए। तो ये कैपेबल हैं, फिजिकली मेंटली सब तरह से कैपेबल हैं। दिक्कत है कि ये कैपेबल हैं अपनी वजह से। मैं दूसरी बात करता हूं दीपा मलिक की, जिन्होंने कई कई मेडल्स जो हैं वो जीते हैं और ये एक एथलीट हैं, इंडिया से बिलोंग करती हैं और इन्होंने इंडिया का नाम बहुत ऊंचा कर रखा है। ये एक सक्षम महिला है जो कि व्हील चेयर पर रहकर एथलीट है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैपेबिलिटी क्या होती है। कुछ औरतें हैं जो अनपढ़ हैं और मिलकर उन्होंने वर्ल्ड में एक तरीके से, आप ये मान चलिए कि सहकारिता जिसे कहते हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट जिसे कहते हैं, उसको वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनाया। वो है अमूल, और अमूल के बाद लिज्जत पापड़। और ये दोनों ही महिलाएं जो इनमें काम करती हैं दोनों संस्थानों में, ये अनएजुकेटेड हैं, इन्हें कुछ भी शिक्षा दीक्षा नहीं दी गई। पर आज इन्होंने वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव चैन, बिजनेस चैन डेवलप कर दी। और आज ये अपनी असक्षमता को चैलेंज करके बैठी हैं कि असक्षमता कुछ नहीं होती। असक्षमता एक मानसिक विकलांगता है, एक दिमागी दिवालियापन है, जिसे प्रमोट किया जाता है फैमिली कोर्ट्स के अंदर बुरी तरह से, जो कि कहीं से भी साबित नहीं करता। इनकैपेबल की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन पावर जो है वो जज साहब की हम पे अत्याचार करने के लिए दे दी गई है उन्हें पावर, और वो आसानी से आप जो पुरुष हैं इनके खिलाफ जो मनचाहा लिख देते हैं। और इस इनकैपेबिलिटी को जस्टिफाई भी नहीं किया जाता। और जस्टिफाई अगर करने की कोशिश अगर कोई पति अपनी पत्नी के खिलाफ करता है तो उस पर बकायदा जबरन मेंटेनेंस थोप दिया जाता है, बावजूद इसके कि कई तो महिलाएं डॉक्टर हैं जिनको मेंटेनेंस मिल रहा है या दावा करती हैं मेंटेनेंस लेने के लिए। कई महिलाएं प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं और वो नौकरी जॉब करने की जगह बकायदा अपने आप को आश्रित करके घर पे बैठना चाहती हैं। क्या ये नेशनल जीडीपी के अंदर एक बहुत बड़ा लॉस नहीं है? क्यों अमेरिकन कंट्रीज और क्यों हमारे यूरोपियन कंट्रीज इतना ज्यादा विकसित हैं? क्योंकि वहां महिला सशक्तिकरण के अभियान नहीं चलाते, वहां की महिलाएं ही सशक्त हैं। वहां पर मेंटेनेंस और एलिमिनी का कल्चर ना के बराबर है। वहां रीजनेबल ग्राउंड्स पे पति पत्नी सिर्फ डाइवोर्स ले लेते हैं। यहां पर केसेस जो फैमिली मैटर्स के होते हैं वो एक्सटॉर्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। महिलाओं के लिए जो भी सुविधाएं दी गई हैं कानून में उनकी रक्षा के लिए, वो वहां पर उसे मिसयूज नहीं करती हैं जितना ज्यादा इंडिया में इसको मिसयूज किया जाता है। चाहे कार्यालय के स्तर पर महिला कर्मी द्वारा आजकल एक्सटॉर्ट किया जाता है, या पति पत्नी का मैटर हो, उसके अंदर ससुराल वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सहकर्मियों को जो पति की साइड के होते हैं उन्हें एक्सटॉर्ट करने के लिए एक बदला निकालने का साधन बना चुके हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हर साल यह कहना शुरू कर दिया है किसी ना किसी जजमेंट में कि ये पूरी तरह से लीगल टेररिज्म है, ये कानूनी आतंकवाद का भयानक रूप ले चुका है। एक बहुत बड़ी जो ट्राइब है, तबका है, वो पूरी तरह से इसको मिसयूज करने में लग गया है। दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो दोनों के लिए होने वाला है, और उन दोनों के लिए होने वाला है जो महिला भी हैं और पुरुष भी हैं। परंतु ये चैनल कहीं से भी पुरुषों की पैरवी नहीं करता, सिर्फ अन्यायी के खिलाफ अपने वीडियोस बनाता है। और ये आज मैं दोनों को एक पेशकश दे रहा हूं कि इस वीडियो से आप दोनों लाभ उठा सकते हैं। आप दोनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, और सिर्फ उसके लिए महत्वपूर्ण है जिसके साथ अन्याय हुआ है। जिसके साथ अन्याय नहीं हुआ है आज वो मेरा वीडियो ना देखें, अपने रास्ते निकालने के लिए मेरे वीडियोस ना देखें, क्योंकि आज मैं रास्ता सिर्फ उसी को दूंगा जिसके पास कहीं ना कहीं अन्याय की अपनी परिभाषा है जो हो रहा है। दोस्तों, इसीलिए हम एक एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं जो कि बहुत जरूरी है कि आपको एजुकेटेड होना ही पड़ेगा। ये रीजन है कि आपका फायदा बेजा उठाया जाता है कोर्ट्स के अंदर, गलत डिसीजंस में, गलत कार्रवाइयों में। कई बार आपके जो विधिक सलाहकार हैं वो भी आपको गलत सलाह देके कुछ का कुछ करवा देते हैं और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि आप इन केसेस से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। आप लड़ते हैं, थकते हैं, मरते हैं, मगर कोई अंजाम पे नहीं पहुंच पाते। इसके लिए हमारे कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्स है जो प्री रिकॉर्डेड वर्जन है, जिसे आप आराम से समझकर अपनी खुद की तैयारी कर सकते हैं।
मगर अगर आप चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम भी आपके साथ जुड़े तो इसके लिए मेन कोर्स का ऑप्शन है, और ये आपको बकायदा आपके इंडिविजुअल हर केस से रिलेटेड तैयारी करवाते हैं हम लोग। इसके अंदर मैं और मेरी टीम मिलकर हर तरह की इसमें मदद की जाती है जब तक कि आपका केस चल रहा है। जल्दी से जल्दी कोई रेमेडी चाहते हैं तो फिर आप आ सकते हैं मेरे इस व्हाट्सएप मैसेज पे। यहां पर आप मैसेज डालिए कि आपको किसी तरह की कानूनी सहायता चाहिए, तो हम रिवर्ट में आपको एक मैसेज देंगे जिसमें अपॉइंटमेंट बुकिंग का ऑप्शन है। ये पेड सर्विसेज है, यहां पर आप पेमेंट करने के बाद मुझसे बात कर सकते हैं। अब मैं आता हूं दोस्तों आज के इस पूरे टॉपिक को समझाने पर। मैंने समझाया सक्षमता और असक्षमता। देखिए, डेफिनेशन जो है वो समझ लीजिए मेंटेनेंस में क्या होती है। पहली बात तो मेंटेनेंस मांगा कहां कहां जाता है। मेंटेनेंस मांगा जाता है आपके झूठे केसेस के अंदर, डीवी के नाम पर, डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पर, वहां प्रोविजन है। उसके बाद 125 में मांगा जाता है सीआरपीसी में, और उसके बाद एचएमए 24 में भी मांगा जाता है। तो मतलब इनमें से कहीं से भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। डीवी लगेगा तो पक्की बात है कि मेंटेनेंस लगता है। पहली बात तो मैं उन लोगों को क्लियर कर दूं कि जिन लोगों पर डीवी लग चुका है, अगर उनकी पत्नी 125 में मेंटेनेंस मांग रही है तो 125 को खारिज कराइए या फिर डीवी में मेंटेनेंस को खारिज कराइए। एक जगह से ही मेंटेनेंस लिया जा सकता है। बकायदा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस है। एक साथ दो जगह मेंटेनेंस का केस नहीं लड़ा जा सकता, मत लड़िए। एचएमए 24 भी कई बार पत्नी लगा देती है जब डीवी लगा रखा है, तो वो भी नहीं बनता है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए, मेंटेनेंस भी उसे मिलना चाहिए चाहे वो एंट्री में ही हो। मैं एंट्री की भी बात कर रहा हूं। मेंटेनेंस उसे मिलना चाहिए जो सच में पीड़िता है, एग्रीव्ड है। ये वर्ड यूज किया गया है, जी हां बिल्कुल, ये वर्ड यूज किया गया है कि जो इंसान एग्रीव्ड हो। अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 125 सीआरपीसी में, तो इसके अंदर ना केवल पत्नी के लिए, बच्चों के लिए भी, और माता पिता जो आश्रित हैं यहाँ पे, उनके लिए भी डिफाइन किया गया है। पर आश्रित होने के अलावा सबसे जरूरी चीज है कि वो क्या आपके आश्रित होते हुए निग्लेक्टेड हैं, रिफ्यूज्ड हैं आपकी तरफ से, तो ही उन्हें मिलेगा। कंडीशन यह है। और एग्रीव्ड में जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, एग्रीव्ड होने के साथ पत्नी का इनकेपेबल होना जरूरी है। ये तो डेफिनेशन हुई। एचएमए 24 में पति के लिए भी मेंटेनेंस लेने का ऑप्शन है। कई बार पत्नी बहुत अच्छा कमा रही होती है, पत्नी की जो है नौकरी अच्छी चल रही है, पर पति से फिर भी मेंटेनेंस मांग लेती है, या फिर केस चल रहा है और पत्नी की बेवकूफियों की वजह से, जो झूठे केस लगाती हैं उनकी वजह से पति की जॉब चली गई है, तो पति भी उनसे रिवर्स में मेंटेनेंस मांग सकता है। एचएमए 24 जो है वो पूरी तरह से वैवाहिक संबंधों के लिए बनाया गया, तो वैवाहिक संबंध में क्या पति और क्या पत्नी डिफाइन नहीं कर रहा है इसके अंदर कोई जेंडर को। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने हर बार अपने वीडियोस में कहा है, कोई भी लॉ जेंडर बायस नहीं होता, सिर्फ सुविधा देता है, यानी किसी भी लिंग का पक्ष नहीं लेता। अगर यहां पर कहा गया है डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए है, तो ये मान के चलिए इसमें सास भी आती है और ननद भी आती है। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है कि सास और ननद इसका बेनिफिट एक अत्याचारी बहू के खिलाफ कैसे ले सकती है। फिर मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, यहां पर हम एग्रीव्ड महिलाओं की भी बात कर रहे हैं जो पीड़ित हैं, शोषित हैं। क्योंकि आप एक बात मान के चलिए, पीड़ित पुरुष और पीड़ित महिला एक ही कैटेगरी में आते हैं। इनको महिला और पुरुष से आप मत जोड़िए। कई लोगों का मैं देखता हूं संवाद कि नीचे कमेंट सेक्शन में आके भयानक तरीके से औरतों के पीछे पड़ जाते हैं, उन्हें डांटने डपटने लगते हैं, बहस कर लेते हैं। ऐसे कुछ औरतें भी भिड़ पड़ती हैं, क्योंकि आप लोग कट्टर होते जा रहे हैं। और कट्टरता जो होती है वो मानसिक दिवालियापन की निशानी होती है। कट्टरता जो होती है वो आपको कहीं ना कहीं पतन की तरफ लेके जाती है। सभ्यता हमेशा पतन की तरफ गई है जब भी कट्टरता पनपी है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मुद्दे की बात पे आइए। मुद्दे की बात यह है कि आप पीड़ित इंसान हैं, महिला और पुरुष नहीं है। आप पीड़ित मनुष्य हैं, आप महिला और पुरुष नहीं हो सकते। आप अगर पीड़ित हैं तो सिर्फ पीड़ित की कैटेगरी में आइए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। देखिए, अब मैं जिस फ्लो में आपको ये बात बताऊंगा, ये महिलाओं के भी काम की है जो पीड़ित हैं, और ये पुरुषों के भी काम की है जो पीड़ित हैं। अगर महिला का अग्रीव्ड होना तय हो रहा है तो उस महिला का मेंटेनेंस मिलना पक्का है। यानी कि अगर वो एग्रीव्ड है और उसके बाद वो इनकेपेबल है, यानी कि वो कमा नहीं सकती, ये कोई कारण नहीं है कमा नहीं सकती। ये जितने जजमेंट्स आ रहे हैं इन पे बंधे नहीं कि सिर्फ नहीं कमाना ही एग्रीव्ड होना होता है, इनकेपेबल होना होता है एग्रीव्ड महिला के लिए। इनकेपेबिलिटी का मतलब यह है कि बहुत संकीर्ण सोच है, ये बहुत संकीर्ण उस पे दृष्टि पे रखा गया है इनकेपेबिलिटी को। बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट किसका है, यह है डिस्क्रिशन पावर ऑफ जज। अगर आप उसे कहीं ना कहीं ब्लॉक करते हैं, या कहीं ना कहीं ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती ब्लॉक करते हैं, अपने तर्कों और तथ्यों के आधार पर उस बात को जस्टिफाई करते हैं, तो ये डिस्कशन पावर नहीं यूज कर सकते। पर जो औरत ये साबित कर रही है कि उसके मार पिटाई हुई है, वो पीड़ित है, शोषित है, उसे खाने को नहीं दिया गया, तो एक कहानी से बाहर आकर वो फैक्ट्स को अगर पेश कर रही है तो उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, और इसकी पैरवी लीगल करता है। पर जो औरत झूठ बोलकर, सिर्फ एक कहानी बनाकर, कुछ भी लिखकर और मजे के लिए अपने पति और ससुराल वालों को एक्सटॉर्ट करना चाह रही है, और सिर्फ वहां मेंटेनेंस लेना चाहिए कि अपने पति को जिंदगी भर जब तक मन चाहे तरीके से परेशान करे और अपने घमंड को हवा दे, तो लीगल ईगल इस माहौल के खिलाफ, इस मुद्दे के खिलाफ और इस कवायद के खिलाफ जबरदस्त तरीके से पुरजोर कोशिश से उसके खिलाफ चलता है, उसकी खिलाफत करता है, और उन भाइयों का साथ देने के लिए पुरजोर कोशिश करेगा जिनके साथ अन्याय हुआ है। दोस्तों, अब मैं अपने सही मैटर और कंटेंट पे आता हूं कि हमने एक सिस्टम के बारे में सोचा है, आप भी इसे यूज कर सकते हैं। मैंने जब ये शुरुआत की तो ये एग्जांपल्स इससे दिए कि इनकैपेबिलिटी एक संकीर्ण सोच है, एक संकीर्ण विचारधारा पे आधारित है। इनकैपेबल कोई नहीं है। आप पटरियों पे जाकर देखिए, कितनी ही अनपढ़ महिलाएं हैं जो जाकर पटरियों पे काम कर रही हैं, यानी कि फुटपाथ पे बैठकर कुछ ना कुछ बेच रही हैं और अपने भरण पोषण कर रही हैं घर का। कईयों के पति जो है वो पीते हैं, सारा दिन इधर उधर भटकते रहते हैं, और उनकी जो पत्नियां हैं, महिलाएं हैं, वो बाकायदा अपना
भरण पोषण करने के लिए, अपने बच्चों की स्कूल की फीस करने के लिए कहीं ना कहीं घरों में झाड़ू पोंछा करते फिर रही हैं, कहीं पर पत्थर उठा के रख रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, कहीं पर रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही हैं, कहीं सिलाई मशीन की कारीगरी सीखकर अपने सिलाई का काम अड़ोस पड़ोस से लाकर कर रही हैं। उन्होंने पेट भरे हैं। कितनी महिला हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पतियों के निकम्मेपन के बाद भी पाला है और परिवार बनाए रखा है। देखिए, आप लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में परिवार जो है वो एक पवित्र संस्थान है, एक पवित्र रिश्ता है। यहां पर वो सोच नहीं है कि बना तो बना, नहीं तो दुकान की तरफ अल्टा पल्टी कर ली। हालांकि आजकल ये फैशन में है, ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा, हम बहुत ज्यादा इस चीज पे आ चुके हैं। देखिए, अगर आपकी पत्नी ये कहती है कि मैं इस परिस्थिति में हूं, तो इस परिस्थिति के लिए कि साहब एक कहानी सुना दी, कोई बात नहीं, आप पे मेंटेनेंस लगाना चाह रही है कोर्ट, आप बकायदा एक एप्लीकेशन लगाइए कि साहब ये आप मेंटेनेंस डिसाइड कर रहे हैं या कर चुके हैं, मैं अगर मेरी पत्नी को सहयोग करना चाहता हूं, मैं उसे कैपेबल बनाना चाहता हूं, 3 ऑप्शन दीजिए। अगर आप जॉब करते हैं तो पक्की बात है कि 2 ऑप्शन आपके पास बन जाते हैं और जो बिजनेस करते हैं उनके पास तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। पहली चीज, आप जॉब करते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि साहब अपनी पत्नी के लिए नौकरी ढूंढने में उसको मदद कीजिए। देखिए, किसी भी औरत को नौकरी मिल सकती है, कहीं मिल सकती है। आप बहुत गरीब हैं, रिक्शा चालक है, आपकी बीवी ऐसी है, कहीं पे भी पानी पिलाने का ऑफिस के अंदर काम आराम से 10-15 हजार रुपए एक मेट्रो सिटी के अंदर मिल जाता है, 2 टायर सिटीज में भी मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। तो आप उसे जॉब दिलाइए। तब तक एक पेशकश रखिए कि जो पैसा मैं दे रहा हूं वो पैसा वो मुझे ब्याज समेत या बिना ब्याज के बाद में धीरे धीरे करके लौटा सकती है, मेंटेनेंस के लिए 2-3 महीने 4 महीने के अंदर। आपने एक बार जॉब लगा दी, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि 3 महीने बाद वो जॉब छोड़ दे और ये कह दे कि साहब मैं तो जो हूं, एक मेरे व्यूअर ने ही ये सवाल पूछा था, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूं, पर उन्होंने ये सवाल पूछा था तब मैं बता रहा हूं। तो वो कल को ये जॉब छोड़ के कहते कि साहब मैं तो फिर इनकैपेबल हो गई, मेरे पति से मेंटेनेंस लाइए, फिर कोर्ट उसको इनकैपेबल नहीं मानेगी। फिर कोर्ट कहेगी घर क्यों बैठे हो, आप जाके जॉब ढूंढ लो, और ये मार्केट बंद हो गया है। नहीं। इसी तरह से अगर पत्नी जो है वो आपकी, मान लीजिए जॉब वाली पोजीशन नहीं बनती है, तो आपके पास कुछ बचत है, 1,50,000 रुपए में कोई भी बिजनेस अगर आप उन्हें खुलाते हैं, सिलाई मशीन का, छोटे मोटे बुटीक का या पापड़ बनाने का, बहुत सारे संसाधन हैं। आप उद्योग भवन जाएं, वहां पर बताएं उनको, उनके नाम से लोन दिलाएं। बहुत कम पढ़ी लिखी औरत को भी छोटा मोटा बिजनेस खोलने के बाद उसके बिजनेस के आधार पर कोई भी फंडिंग कर रहा है। बहुत सारी महिला संस्थान है जो फंडिंग कर रही हैं। आप उन्हें इस चीज के लिए ऑफर करेंगे, साहब मैं, मेरी वाइफ जो है उनको बकायदा इस चीज के लिए ऑप्शन दे रहा हूं, ऑल्टरनेट दे रहा हूं कि वो अपने आप को सक्षम करें। कोर्ट में ये जस्टिफाई करवाना पड़ेगा आपको। इसके बाद अगर तीसरा पॉइंट आता है जो बिजनेसमैन जो है व्यक्ति, उसके लिए मैं बताता हूं कि ये 2 ऑप्शन तो वो भी ले सकते हैं, पर तीसरा ऑप्शन वो ये भी कर सकते हैं कि कोई बात नहीं साहब, मैं जो पैसा दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कौन सी, मेरी वाइफ होने का ये मुझे सुकून दे रही है कि मेरे घर में खाना खिला रही है या मुझे आके मेरे घर के काम संभाल रही है। इनके जाने के बाद वो सारा एक्स्ट्रा बर्डन मेरे ऊपर आ गया है, मुझे ही खाना बनाना पड़ता है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, या मुझे कई आदमी रखना पड़ रहा है, तो मेरे पे तो डबल मेंटेनेंस का वो आ गया कि मुझे खुद को भी मेंटेन करना है, कपड़ा धोने वाला अलग रखना है, वो करना है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, कई महिलावादी स्त्रियां यहां देख रही हैं जिनमें फेमिनिज्म बहुत ज्यादा घुसा हुआ है, वो कहेंगे औरतों का काम खाना बनाना नहीं होता है, औरतों का काम कपड़े धोना नहीं होता है। देखिए साहब, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, अगर आप कोर्ट में जाके अपने पति के खिलाफ ये कह रही हैं कि औरतों का काम खाना बनाना नहीं होता है, औरतों का काम कपड़े धोना नहीं होता है, डाइवोर्स मिल जाता है, बस और कुछ नहीं है दिक्कत, और बिना एलिमनी और मेंटेनेंस के मिल जाता है। अगर आपने कहा कि मैं मेरे पति को खाना बना के नहीं खिला सकती और वो नहीं कर सकती, कुदरत ने जो नियम तय किया है उसको कोर्ट भी मानती है। पत्नी का जॉब करना ऑप्शनल है, पर पति का जॉब करना कंपलसरी है, इसलिए आपको मेंटेनेंस दिलवाया जाता है कंपलसरी होते हुए। कंपलसरी है इसलिए वो अपने पूरे परिवार को मेंटेन करेगा, अपने पिता माता समेत, बच्चों समेत, इसलिए उस पर मेंटेनेंस भारी है। पर अगर आप ये इस बात पे आती है कि औरतें तो घर का काम नहीं करेंगी और करेंगी तो पति भी उनका जुड़े, पति के लिए घर का काम कराना ऑप्शनल है, जैसे कुदरत के नियम है उनको कोर्ट मानती है। अगर आपने ये कहा कि हम पति के लिए खाना नहीं बनाएंगे, अगर हम पति के लिए कोई घर का काम नहीं करेंगे, उसे सहयोग नहीं करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, कोर्ट इस ग्राउंड पे तलाक देता है। अब मैं सीधा आता हूं कि उस सूरत में आप अपनी पत्नी को कह सकते हैं कि साहब मेरे को तो खुद को मेंटेन करने के लिए भी खर्चा चलाना पड़ रहा है, बाई लगानी पड़ रही है या कोई नौकर लगाना पड़ रहा है जो मेरे घर के झाड़ू पोंछे करता है, कोई खाना बनाता है, या मुझे बाहर से खाना ला के खाना पड़ रहा है जो कि मुझे डबल कॉस्ट में पड़ रहा है। जो भी सारी चीजें जो पत्नी के जाने से लाइबिलिटीज आपके घर में आ गई, क्योंकि गृहस्थी चक्का होता है, 2 चक्कों से मिलकर चलती है एक गाड़ी गृहस्थी की। अब इसके बाद अब मुझे अगर ये सब करना पड़ रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे को बिजनेस में टाइम मेरा कंज्यूम होता है या वो कमी आती है, वहां मेरे पास एक स्टाफ के रूप में मेरी बीवी रहे, मेंटेनेंस भी ले, और उसके अंदर अगर वहां जॉब आप कराना चाहते हैं, आपको लगता है कंफर्टेबल है, या फिर जो घर पे बैठ के वो काम कर सकती है, वो सारे काम उससे करवाएं आप, और उसको सक्षम बनाएं कि मैं इसको सैलरी के रूप में मेंटेनेंस देना चाहता हूं और मैं इससे प्रोडक्शन लेना चाहता हूं, ये भी मुझे प्रोडक्टिविटी दे। फ्री में किसी को कुछ नहीं दिया जा सकता। देखिए दोस्तों, जब मैं ये बात कह रहा हूं तो काफी लोग सोचने लग गए हैं, अरे भाई कोर्ट के अंदर ये जो चीज है इसको मानेगा भी कोई जज, हमारे को तो कोई सुनता ही नहीं हमारे। देखिए, आपको कहना ही नहीं आता, आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना ही नहीं आता, और लड़ने की मुद्दा तब ज्यादा आता है जब हमें जीतने की इच्छा बहुत प्रबल होती है, बहुत स्ट्रांगली हमारा जो विल है ना वो उठकर आता है कि मैं इसके खिलाफ अपने पक्ष में सब कुछ लाकर रहूंगा, जीतूंगा मैं। और आप क्या करते हैं? आप करते हैं डाउट, आप करते हैं हर वक्त सोच विचार, इतना सोचना इतना सोचना इतना सोचना कि ओवर थिंकिंग। जाके देखिए, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ओवर थिंकिंग पे वीडियोस बनाए हैं। ओवर थिंकिंग हार की निशानी है, जरूरत से ज्यादा सोचना हार की निशानी है। आप हारोगे, 100% हारोगे, इतना सोचोगे, इतना सर्च करोगे, करो तो सही, करो तो सही, जब करोगे तो रिजल्ट आएगा। हारोगे ना, हो सकता है लोअर कोर्ट में नहीं हो, ऐसी प्रैक्टिस है लोअर कोर्ट्स में हमारे कि वहां पर आपको डिनाई कर दिया जाए, कोई बात नहीं, आप अपील करिए ना आगे।
आपकी इतनी बेहतरीन प्रपोजल को, जिसमें आप महिला सशक्तिकरण की बात भी जरूर लिखिए कि मैं तो महिला सशक्तिकरण पर प्रबल वो दे रहा हूं, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूं इस बात की। आपकी वाइफ 5वीं पास है तो भी इस प्रपोजल को कोर्ट को मानना पड़ेगा। आप मानवीय मूल्यों के आधार पर बात कर रहे हैं कि मैं उसे सक्षम बना रहा हूं, साहब मैं कल मर गया तब कौन देगा मेंटेनेंस? तो मैं तो मेरी वाइफ को आश्रित नहीं रहना बना रहा हूं। और ध्यान रखिए, आप एक सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप एक न्यायप्रिय बात कर रहे हैं, आप गलत बात नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट इस पे कोई इलीगल ऑफेंस नहीं मानता है। आप गलत बात नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों, मेरा सोच मेंटेनेंस रुकवाना नहीं है उस औरत के लिए जो पीड़ित है। मेरी सोच सिर्फ यह है कि जो इसके पीछे बदमाशी का खेल चल रहा है ना, उसे रोकना जरूरी है। जो गेम खेला जाता है आप लोगों को फंसाने का, जो गेम खेला जाता है आप लोगों को धमकाने का, जो गेम खेला जाता है आपकी जिंदगी तबाह करने का, बर्बाद करने का, आपके पूरे परिवार को परेशान करने का, जब आपने पत्नी होने का अपने मन से हक खो दिया है, जब आपने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती प्रताड़ित करने के लिए आप ये दहेज, मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थोप रही हैं सिर्फ इसलिए, तो फिर ये कवायद जरूरी है, ये परिभाषा चेंज करनी जरूरी है। मुझे पता है कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आगे वाला वीडियो देखने चले जाएंगे, पर कुछ शायद जुझारू, शायद अंदर का तूफान लेकर कुछ तूफानी लोग कुछ करेंगे और इसका परिणाम लाकर उन भीरू लोगों को, उन डरपोक लोगों को सिखाएंगे कि यह संभव है, सोचना जरूरी है। मैं तो यहां पर एक बहुत अच्छी कहावत के रूप में एक शायरी कहना चाहता हूं उन डरपोक और भीरू लोगों के लिए जो अभी भी डाउटफुल है ये सुनने के बाद, कि कौन कहता है आकाश में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आकाश में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर दो, तबीयत से उछालो यारो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आकाश में सुराख नहीं करना है, सिर्फ आपको मेंटेनेंस के गंदे केसेस के अंदर अपने लिए सुराख बनाना है, जिससे कि कुछ लोग अगर ऐसा कर देते हैं तो बाकी लोग जो जजमेंट के लिए ही घूमते हैं सारे दिन, उनको प्रेरणा मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें बिना जजमेंट के लगता नहीं है कि कोई चीज अप्लाई हो सकती है। हाँ, इसका कोई जजमेंट नहीं है, इसका कोई जजमेंट नहीं है। आप एप्लीकेशन पर आइए, क्योंकि मैंने जो सब निचोड़ दिया है ये एप्लीकेशन बेस्ड है। समझ में आता है करिए, नहीं समझ में आता है ऐसे वीडियो स्किप करते रहिए और आपको मेंटेनेंस से बचने का कोई तरीका नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, हिम्मत है, आप लोग जितने कम से कम लोग भी अगर इसके लिए शुरुआत करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताइएगा। जो नहीं बताते हैं वो उनकी अपनी मर्जी है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए जो आपकी की तरह पीड़ित हैं, जो कहीं ना कहीं इसका समाधान चाहते हैं। जरूर निकलेगा समाधान। मैं कह रहा हूं सिर्फ आपको इसके अंदर अड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, आराम से निकल जाएंगे। मेंटेनेंस जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो मेंटेनेंस है उसकी एक खासियत है कि ये जो स्थिति बनती है ना, यहां पर ये चीज जस्टिफाई होना जरूरी है, क्योंकि इनकैपेबिलिटी के बाद की कंडीशन है, इनकैपेबिलिटी बाद की कंडीशन है। पहले पत्नी का एग्रीड होना जरूरी है। ये कौन तय करेगा? एग्रीड मतलब प्रताड़ित। हमारे यहां पर जो है सिर्फ कैपेबिलिटी और इनकैपेबिलिटी जो भी अपनी तरफ से कोर्ट डिसाइड कर लेता है ज्यादातर, तो लोअर कोर्ट्स के अंदर इस चीज पर ज्यादा फोकस कर लिया जाता है, जबकि पीड़िता को ही सिर्फ मेंटेनेंस मिला जाए। जो निराश्रित बना दिया पति ने उसको, जो पति अपनी पत्नी को लाने के लिए तड़प रहा है, जो पति अपनी पत्नी के साथ रखने के लिए तड़प रहा है, अगर उसने ऐसे सबूत बना रखे हैं उसके पास, जो कि सर्कमस्टेंशियली बन जाते हैं, मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, वो रिकॉर्ड पे आ जाता है, तो वो कोर्ट को दिखाए कि साहब जस्टिफाई करे इस बात को, ज्यादा से ज्यादा जस्टिफाई करे इस बात को लड़की, कि मेरे साथ गलत हुआ, मैं तो साथ रखना चाहता था, फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि बकायदा ऐसे में 24 में भी कहा गया है कि अगर और 125 में भी कहा गया है कि अगर, स्पेशली 125 में ज्यादा अच्छी तरह से डिफाइन की गई है कि अगर पत्नी जो है वो रहने से मना कर रही है और पति रखना चाहता है तो भी उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पर इस पर ध्यान ही नहीं रखते। सेक्शन 9 अगर लगा रहे हैं तो ये भी वो वैल्यू है। पर मैं आपको यही कहूंगा कि उनका एग्रीड होना पहले जरूरी है। ये वो जस्टिफाई कराइए आप अपने कोर्ट से, जस्टिफाई कीजिए कोर्ट के सामने, अपनी पत्नी को चैलेंज कीजिए कि जस्टिफाई कीजिए, मैंने कब आपको तड़पाया, प्रताड़ित किया? 4-4 महीने रह लेती है, उसके बाद कहती प्रताड़ित कर रहे हैं। 1-1, 2-2 साल आपसे दूर रह लेती है, फिर कहती प्रताड़ित। जब प्रताड़ित होने के लिए फिजिकली सामने तो होना चाहिए, मानसिक रूप से सामने तो होना चाहिए, साबित करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये चैलेंज भी क्रिएट हो जाएगा। अगर कोर्ट पीछे हटने लगे तो बोले साहब ठीक है, एग्रीड है तो ये साबित कर दीजिए, मैं मेंटेनेंस देने को तैयार हूं। मैं तो मना कर ही नहीं रहा किसी भी सूरत में, मैं तो मेंटेनेंस देने को तैयार हूं। मैंने ना थोड़ी बोला, मैं तो देने को तैयार हूं, पर कंडीशन है एग्रीड है तो साबित कर देना। आप साबित हुआ नहीं, उससे पहले डिसाइड कर दिया आपने कि मेंटेनेंस मिलना जरूरी है। जैसा भी है, जो भी है, जितना समझ में आया बेहतरीन है। दोस्तों, यही कहूंगा कि मैंने जैसे कहा कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को। उन लोगों को बहुत जरूरत है जो लोग असल में गलत केस को लड़ रहे हैं। दूसरी चीज, उन लोगों के लिए आप इन्हें ना केवल शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट करके आज मुझे बताइए कितने लोग इसके लिए रेडी हैं कि ये काम करेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन वीडियोस ला